नमस्कार। आज हम एक बहुत ही उलझे हुए रिश्ते पर बात करेंगे, इज़राइल और ईरान। मतलब ये सोचना भी अजीब लगता है कि आज जो एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन हैं, वो कभी काफ़ी करीब हुआ करते थे, दोस्त थे। हमारे पास इस क्या कहते हैं सफ़र को समझने के लिए कुछ अच्छी जानकारी है। एक लेख है, इज़राइल-ईरान संघर्ष, दोस्ती से दुश्मनी तक। उसके कुछ खास हिस्से भी हम देखेंगे। कोशिश यही है कि ये समझें कि भाई ये दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदल गई और आजकल जो इतना तनाव है उसके पीछे क्या है। तो चलिए जरा खोलते हैं इस कहानी की परतों को। शुरुआत करते हैं उस दौर से जब इज़राइल नया नया बना था। बड़ी हैरानी की बात है ना कि 1947 में जब यूएन ने फ़लस्तीन बांटकर इज़राइल बनाने का प्लान रखा तो ईरान ने विरोध किया था। लेकिन फिर 1948 में जैसे ही इज़राइल बना, ईरान दूसरा मुस्लिम बहुल देश बन गया जिसने उसे मान्यता दे दी। और फिर तो करीब 30 साल मतलब 1950 से 1979 तक रिश्ते अच्छे रहे, दोस्ती वाला माहौल था। हाँ बिल्कुल, वो शाहरज़ा पहलवी का दौर था और उनकी आप देखें तो पश्चिम से काफ़ी नज़दीकी थी। तो इज़राइल के साथ भी उनके रणनीतिक रिश्ते थे, आर्थिक संबंध थे, जैसे तेल का व्यापार था, सुरक्षा में सहयोग था, खुफिया जानकारी भी साझा होती थी, ये सब था उस दोस्ती में। लेकिन फिर आया 1979 और वो इस्लामिक क्रांति, उसने समझिए सब कुछ पलट दिया। 1979 की क्रांति है, हाँ। जब आयतुल्लाह खुमैनी वापस ईरान आए और वो एक इस्लामिक गणराज्य बन गया। इसका इज़राइल के साथ जो रिश्ता था उस पर क्या असर पड़ा, मतलब एकदम से? असर असर तो बहुत ही बुनियादी और गहरा था। देखिए, जो नई खोमेनी सरकार आई, उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग थी। उन्होंने तो इज़राइल को छोटा शैतान कहना शुरू कर दिया और अमेरिका को बड़ा शैतान। इज़राइल से सारे डिप्लोमेटिक रिश्ते खत्म, एकदम। इज़राइली पासपोर्ट की कोई मान्यता नहीं रही और जो तेहरान में इज़राइली एम्बेसी थी, वो उन्होंने फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब पीएलओ, यासिर अराफात के संगठन को दे दी। अच्छा। दूतावास ही दे दिया। हाँ हाँ बिल्कुल। ईरान की नज़र में अब इज़राइल एक अवैध कब्जा करने वाला देश था फिलिस्तीनी जमीन पर, जिसे वो खत्म होते देखना चाहते थे। तो ये सिर्फ कोई राजनीतिक दूरी नहीं थी, ये तो एक पूरी मतलब वैचारिक दुश्मनी की शुरुआत हो गई। और आज के टाइम में इस दुश्मनी का सबसे बड़ा या कहें सबसे खतरनाक पहलू क्या नजर आता है? मेरे ख्याल से आज जो सबसे बड़ी चिंता है वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर है। इज़राइल और कई पश्चिमी देशों को लगता है, बल्कि वो मानते हैं कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की फिराक में है और शायद काफी करीब पहुंच गया है। कुछ स्रोत तो ये भी कहते हैं कि इज़राइल का अंदाजा है कि ईरान के पास इतना प्लूटोनियम हो सकता है कि वो 9 बम बना ले। 9 बम? लेकिन ईरान तो हमेशा ये कहता है ना कि उनका प्रोग्राम तो शांतिपूर्ण है, बिजली वगैरह के लिए। बिल्कुल, ईरान का आधिकारिक पक्ष तो यही है, वो हमेशा यही कहते हैं। लेकिन उनका जो इतिहास रहा है, उनका मिसाइल प्रोग्राम और जिस तरह से वो कई बार अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों को पूरी तरह सहयोग नहीं करते, उससे शक पैदा होता है। और इज़राइल की पॉलिसी इस मामले में बहुत साफ है। वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देना चाहते। इसी सोच के तहत उन्होंने पहले भी, अब देखें तो 1981 में इराक का और 2007 में सीरिया का जो संदिग्ध परमाणु ठिकाना था, उस पर हमला किया था। हाँ हाँ, याद है। और ये जो आजकल इतना तनाव बढ़ा है, ये भी शायद इसी से जुड़ा है। वो ऑपरेशन राइजिंग लॉयन का जिक्र सुना था। हाँ, लगता तो यही है कि ये हालिया तनाव उसी कड़ी का हिस्सा है। देखिए, जैसा कि स्रोतों में बताया गया है, अप्रैल 2024 में दमिश्क में ईरान के दूतावास पर हमला हुआ। आरोप इज़राइल पर लगा। उसके जवाब में फिर ईरान ने 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी इज़राइल पर। हाँ, वो तो बड़ी खबर थी। बिल्कुल। और फिर जून में खबरों के मुताबिक इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन चलाया। इसके तहत ईरान के अंदर तेहरान, फर्दो, नतांज जैसे शहरों में उनके सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया। तो ये एक तरह से सीधा टकराव है जो बहुत खतरनाक है। ये सीधे टकराव के अलावा एक और चीज बार बार सुनने में आती है, प्रॉक्सी वॉर, प्रतिनिधि युद्ध। इसका क्या मतलब है यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में? प्रॉक्सी वॉर, देखिए, इसका मतलब है कि दो देश सीधे सीधे आपस में नहीं लड़ रहे हैं। वो किसी तीसरे ग्रुप का, किसी संगठन का इस्तेमाल करके एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। ईरान पर यह आरोप काफी समय से है कि वो लेबनान में हिजबुल्लाह को, गाजा में हमास और इस्लामिक जिहाद को, यमन में हुती विद्रोहियों को हथियार देता है, ट्रेनिंग देता है, पैसा देता है और इनका इस्तेमाल वो इजराइल और उसके साथियों के खिलाफ करता है।
अच्छा। और जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया और उसके बाद गाजा में जो कुछ हुआ, उसने इस प्रॉक्सी वाली लड़ाई को और ज्यादा भड़का दिया है, समझिए। और ये जो हाल में इजरायली हमले हुए, इसमें ईरान के कुछ बड़े मिलिट्री अफसर भी मारे गए, ऐसी खबरें थीं। जी हाँ, ऐसी खबरें आई हैं कि ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स हैं, IRGC, उसके कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी और कुछ परमाणु वैज्ञानिक भी शायद इन हमलों में मारे गए हैं। अब जनरल अहमद वहीदी को नया कमांडर बनाया गया है। तो इतने बड़े प्रोफाइल के लोगों को निशाना बनाना ये दिखाता है कि मामला कितना गंभीर हो गया है। अब ये बदलाव ईरान की रणनीति पर क्या असर डालेंगे, ये देखना होगा। ये लड़ाई सिर्फ इन दो देशों तक ही सीमित नहीं लगती, मतलब दुनिया की बड़ी ताकतें भी इसमें शामिल है ना। निश्चित रूप से ये है तो एक क्षेत्रीय संघर्ष, लेकिन इसके तार पूरी दुनिया से जुड़े हैं। देखिए, इजराइल को पारंपरिक तौर पर अमेरिका का और कई यूरोपीय देशों का समर्थन रहा है, मजबूत समर्थन। दूसरी तरफ ईरान के रिश्ते रूस और चीन के साथ काफी गहरे हुए हैं हाल के सालों में। तो अगर ये तनाव और बढ़ता है, एक बड़े युद्ध की शक्ल लेता है, तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं रहेगा। तेल और गैस की सप्लाई पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है और उससे फिर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। तो कुल मिलाकर देखें तो एक दोस्ती थी जो रणनीतिक सहयोग पर, आर्थिक फायदों पर आधारित थी, और वो 1979 की क्रांति के बाद एक गहरी, मतलब वैचारिक दुश्मनी में बदल गई। सही कहा, बिल्कुल। और आज इस दुश्मनी को हवा दे रही ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं, दोनों देशों के बीच वो क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई और ये प्रॉक्सी गुटों का बढ़ता इस्तेमाल। हाल के जो सीधे हमले हुए हैं, वो तो बस ये दिखाते हैं कि स्थिति कितनी नाजुक और कितनी खतरनाक हो चुकी है। आज की इस बातचीत से ये तो बिल्कुल साफ है कि इजराइल और ईरान का रिश्ता एक बहुत ही मुश्किल, बहुत ही विस्फोटक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। हाँ, और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या इतिहास की इतनी कड़वाहट है, परमाणु हथियारों का ये खतरा बढ़ रहा है, ये प्रॉक्सी युद्ध चल रहे हैं, क्या इनके बीच कोई रास्ता है इस तनाव के चक्र को तोड़ने का, या फिर ये क्षेत्र हमेशा ही इन दो ताकतों के बीच जो ये दुश्मनी सुलग रही है, उसी की आंच में झुलसता रहेगा? ये एक बड़ा सवाल है।